हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। तो आई होप आपने इससे पहले वाले चैप्टर का वन शॉट देख लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिसका नाम है उत्पादन एवं लागत यानी कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है कि उत्पादन क्या होता है। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। आगत मतलब जो हमारा इनपुट होता है उसको हम आउटपुट में कैसे बदलते हैं, उसमें परिवर्तित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन जैसे कि हमने आटे को कैसे बिस्किट में परिवर्तित किया है, तो बिस्किट हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। फिर आता है लागत यानी कि कॉस्ट क्या होती है। तो कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों पर जो कुछ भी व्यय करती है उसे ही अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। यानी कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी हम कॉस्ट लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लागत यानी कि कॉस्ट कहते हैं। व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, वो हमारी लागत हो गई। फिर आता है फर्म का लाभ यानी कि फर्म का प्रॉफिट क्या होता है। तो एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगम प्राप्त करती है, यानी रेवेन्यू प्राप्त करती है। आगम तथा लागत के बीच अंतर को हम क्या कहते हैं, फर्म का लाभ कहते हैं। यानी कि जो हमारा इनपुट है, यानी कि जो हमारी आगम यानी कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से हम अगर कॉस्ट घटा देते हैं, जो हमने खर्च किया है, तो हमारे पास जो बचता है वो हमारा क्या होता है, फर्म का लाभ यानी कि प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूले के बॉक्स के अंदर ऐसे बनाकर और स्टार बनाकर आपको पेपर में प्रेजेंट करना है, ताकि आप बेहतर दिखे आपका फॉर्मूला। तो फर्म का लाभ बराबर आगम माइनस लागत यानी कि प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और अगर पूछ ले कि फर्म का रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू को हम क्या कर देंगे, इधर ही रखेंगे और कॉस्ट को इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा हमारा। फिर आता है उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य फलनात्मक संबंध है। यानी कि जो भी हम उपयोग में आगत लाते हैं और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गत के मध्य फलनात्मक यानी कि फलनात्मक संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। यानी कि हमारी जो आगत है और जो निर्गत है उसके बीच में जो फलनात्मक संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। हम उत्पादन फलन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है Q बराबर FL यानी कि L यहाँ पे क्या है, श्रम है, और K क्या है, पूंजी है, और Q क्या है, अधिकतम उत्पादन हमने कितना किया है, यही हमारा उत्पादन फलन का फॉर्मूला है। फिर आता है हमारा टॉपिक समोत्पाद वक्र, जिसको हम समान मात्रा वक्र भी कहते हैं। समोत्पाद वक्र उत्पाद के दो साधनों के ऐसे संयोगों को बताती है जिनसे उत्पाद वस्तु की समान मात्रा उत्पादित कर सकता है। ये हमने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था उसके अंदर आईसी वक्र यानी कि अंदिमान वक्र था, उसी की तरह लगभग है। इसमें यहाँ पे प्रोडक्शन है और उसमें वहाँ पे उत्पाद था, यानी कि दो उत्पादों के मध्य वो हम बताते हैं संबंध, तो वो उसमें अंदिमान वक्र में था, संयोग बताते हैं उसके अंदर। समोत्पाद वक्र उत्पाद के दो साधनों के ऐसे संयोगों को बताती है जिनसे उत्पाद वस्तु की समान मात्रा उत्पादित कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास दो साधन हैं, उनके संयोगों को बताती है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, समान मात्रा में उत्पादन यानी प्रोडक्शन कर सकते हैं। समान मात्रा नकारात्मक प्रवणता वाले होते हैं और उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाले कई सम मात्रा वक्रों को सम मात्रा मानचित्र कहते हैं। ये हमारा है समोत्पाद मानचित्र, जिसमें कई सारे वक्र एक साथ होते हैं, उसको हम मानचित्र कह देते हैं। जैसे कि अंदिमान मानचित्र में था, सभी अंदिमान वक्रों को एक ग्राफ में दिखाने को हम क्या कहते हैं, अंदिमान मानचित्र कहते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, समोत्पाद मानचित्र है। जैसे Q बराबर Q1 यहाँ पे ऐसे आपको दर्शाना है। यहाँ पे श्रम को दर्शाया है एक्स अक्ष पर और y अक्ष पर पूंजी को। फिर आता है अल्पकाल एवं दीर्घकाल यानी अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें एक फर्म सभी कारकों में परिवर्तन नहीं कर सकती, वह केवल परिवर्ती कारकों में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि एक फर्म जो होती है सभी कारक जो होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन केवल एक परिवर्ती कारक होता है जिसमें वो परिवर्तन कर सकती है।
फिर आता है दीर्घकाल। क्या होता है? तो दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें एक फर्म उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन ला सकती है। यहाँ पे अल्पकाल और दीर्घकाल में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि अल्पकाल में क्या होता है, सभी कारकों में, यानी कि सभी कारकों में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि हमने क्या लगाई, जैसे कि हमने पूंजी लगाई तो हम एक परिवर्ती कारक पूंजी में ही परिवर्तन कर सकते हैं, पूंजी को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन सभी कारक जैसे कि भूमि है और हमारा श्रम है उसको हम नहीं बढ़ा सकते, तो ये हमारे क्या है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होगा। दीर्घकाल में जैसे कि हमें अपना बिजनेस और ग्रोथ करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म भी हमारे बिजनेस होते हैं, तो उसमें हमें सभी कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम पूंजी में अपनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, भूमि को हम अपना बढ़ा सकते हैं, और श्रम को भी जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो हम श्रम को भी इंक्रीज करेंगे, तो उसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम सभी कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये उसका मेन डिफरेंस है अल्पकाल और दीर्घकाल में। फिर आता है स्थिर कारक। स्थिर कारक क्या होते हैं? अल्पकाल में एक फर्म जिन आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकती उन्हें हम स्थिर कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भूमि होगी, भूमि को हम ज़्यादा स्थिर कारक ही मानते हैं, क्योंकि भूमि एक बार ले ली तो हम उसको बार बार क्यों बदलेंगे, तो वो क्या है, एक स्थिर कारक है भूमि। फिर आता है परिवर्ती कारक। एक फर्म अल्पकाल में जिन आगतों में परिवर्तन ला सकती है उन्हें हम परिवर्ती कारक कहते हैं। जैसे कि पूंजी होगी, पूंजी को हम बढ़ा भी सकते हैं, जितनी पूंजी लगाई है उससे ज़्यादा भी पूंजी लगा सकते हैं। फिर आता है कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद। कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? तो किसी एक समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। यानी कि जितने साधनों का उपयोग करके हमने टोटल प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट बनाया है तो उसे हम क्या कहते हैं, कुल उत्पाद कहते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट बराबर एवरेज प्रोडक्ट गुणा एल यानी कि श्रम। फिर यहाँ पे आता है टीपी बराबर सिग्मा एमपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट बराबर सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर आता है औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? कुल उत्पाद में परिवर्ती आगत की इकाई का भाग देने से प्राप्त उत्पाद को औसत उत्पाद क्या कहा जाता है। यानी कि इस फॉर्मूले को यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया कि कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट में परिवर्ती आगत की इकाई यानी कि जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्ती इकाई है यहाँ पे एल का मतलब भाग देने से प्राप्त उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। यानी कि एपी बराबर टीपी बटे एल। टीपी का मतलब कुल उत्पाद और एल मतलब परिवर्ती कारक की इकाई। फिर आता है सीमांत उत्पाद यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। अन्य सभी आगतों के स्थिर रहने पर प्रति इकाई आगत में परिवर्तन होने के कारण निर्गत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। इसी को भी यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा बताया गया है कि अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए प्रति इकाई आगत में परिवर्तन होने के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। डेल्टा को हम क्या कहते हैं? जो परिवर्तन हुआ है उसी से हम यहाँ पे डेल्टा को दर्शाते हैं। तो सीमांत उत्पाद बराबर निर्गत में परिवर्तन बटे आगत में परिवर्तन यानी कि डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। और एक और फॉर्मूला होता है एमपी बराबर टीपी एन माइनस 1। फिर आता है हाशमान सीमांत उत्पाद नियम क्या है? तो साधन के हाशमान प्रतिफल का नियम हमें बताता है कि जैसे जैसे स्थिर साधनों और प्रौद्योगिकी के साथ परिवर्तन साधन अधिकाधिक का प्रयोग किया जाता है, इसका सीमांत उत्पाद घट जाता है। यानी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बिजनेस में पहले अपना उत्पादन शुरू करते हैं, फिर एक उच्चतम पॉइंट आता है जब तक हमारा प्रोडक्ट जो हमारा उत्पादन है वो पीक पे होता है। उस समय के बाद भी हम अगर उत्पादन को जारी रखते हैं तो इसके बाद हमारा उत्पादन करने पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। इसका यहाँ पे ग्राफ भी आगे दर्शाया गया है। तो उस जो ग्राफ है उसको हम क्या कहते हैं? परिवर्ती अनुपात का नियम, समान सीमांत उत्पाद का नियम भी हम इसको कहते हैं। परिवर्ती अनुपात नियम के अनुसार एक आगत को सीमांत उत्पाद में आरंभ में वृद्धि होती है। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आगत का यूज़ करते हैं, तो शुरुआत में तो क्या होती है? वृद्धि होती है और इसके पश्चात प्रयोग के एक विशेष स्तर पर पहुंचकर, यानी कि इसके पश्चात एक विशेष स्तर पर पहुंचकर इसमें गिरावट प्रारंभ हो जाती है। यह अल्पकाल में लागू होता है। किसमें लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है।
अब मैं आपको यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे एक्स अक्ष पर हमने श्रम को दर्शाया है और वाई अक्ष पर हमने उत्पाद को दर्शाया है। यानी कि जब हम पहले प्रोडक्शन करते हैं तो ये पहले धीरे धीरे बढ़ता है और ये जो बढ़ रहा है उसको हम वर्धमान प्रतिफल यानी कि बढ़ती हुई प्रतिफल को दर्शाता है। ये हमारा स्टेज फर्स्ट हो गया। ये हमारी टीपी है यानी टोटल प्रोडक्ट बता रहा है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ी धीमी गति से बढ़ता है, तो हम यहाँ पे ह्रासमान प्रतिफल हो गया। ये हमारा सेकंड स्टेज है। उसके बाद भी हम अगर प्रोडक्शन को जारी रखते हैं तो ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, जिसको हम ऋणात्मक प्रतिफल यानी कि नेगेटिव प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टीपी हमारा मैक्सिमम होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा टीपी मैक्सिमम होता है और यहाँ पे एमपी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। एमपी क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ये हमारा प्रतिवर्ती अनुपात नियम है और इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं प्रतिवर्ती अनुपात नियम के अंदर। फिर यहाँ पे देखो कि एमपी यहाँ पे हमारा थोड़ा बढ़ रहा है जब टीपी भी बढ़ रहा होता है, और फिर टीपी जब धीरे धीरे गिरने लग जाता है तो हमारा एमपी भी गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होता है, ज़ीरो होता है। फिर जब टीपी भी गिरने लगता है तो एमपी भी गिरने नेगेटिव में हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। तो एपी जब तक बढ़ता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर ये यहाँ से उसको काट के थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता है, फिर यहाँ पे ये नीचे गिरता है। लेकिन एक डिफरेंस है कि एमपी ऋणात्मक हो सकता है लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। एमपी हमेशा इस लाइन से तो ऊपर ही रहता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एमपी ज़्यादा है एपी से, यानी कि यहाँ पे एमपी इससे ऊपर है और एपी की लाइन नीचे है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि इस पॉइंट के बाद में स्टेज फर्स्ट के बाद में से सेकंड में एपी ऊपर चला जाता है और एमपी नीचे आ जाता है, यानी कि एमपी कम है एपी से। यहाँ पे ये बताया गया है। फिर नेक्स्ट है यानी कि प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन जिसे हम कहते हैं। वो तो हमारे ऊपर हमने पढ़ा अल्पकालीन का, अब हम यहाँ पे दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं। तो दीर्घकाल में लागू होते हैं स्थिर पैमाने के प्रतिफल जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जब उत्पादन की सभी आगतों में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसी अनुपात में निर्गत में भी वृद्धि होती है तो इसे स्थिर पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। यानी कि जितनी अनुपात में हम आगत लगा रहे हैं उतनी ही अनुपात में निर्गत हो रहा है, यानी कि आगत और निर्गत बराबर है, तो वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यानी कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल है। यानी कि जितने अनुपात में आगत में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में अगर निर्गत में वृद्धि हो रही है तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे CRS यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। फिर आता है वर्धमान पैमाने के प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब उत्पादन की सभी आगतों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है निर्गत में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो उसे वर्धमान प्रतिफल के पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। यानी कि आगत में हम जिस अनुपात से वृद्धि करते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर निर्गत में परिवर्तन हो रहा है या वृद्धि हो रही है, यानी कि हम आगत तो कम लगा रहे हैं और निर्गत हमारी ज़्यादा निकल रही है, यानी कि आगत क्या है, निर्गत से कम है, तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। यानी कि आगत कम लगाने पर भी अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है तो वहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि वर्धमान प्रतिफल का नियम यहाँ पे है। फिर आता है ह्रासमान प्रतिफल पैमाने के प्रतिफल यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। जब उत्पादन की लागत सभी आगतों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है तब निर्गत में उससे कम अनुपात में वृद्धि हो तो उसे ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। यानी कि जिस अनुपात में हम आगत में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन उससे कम अनुपात में निर्गत में परिवर्तन होता है, यानी कि आगत हम ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन हमारा जो आउटपुट यानी निर्गत है वो कम अनुपात में हमारी हो रही है, तो उसमें क्या है कि हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा, यानी कि हमारे ह्रासमान होगा। ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल के नाम से हम जानेंगे। यानी कि आगत हमारी क्या है, ज़्यादा है लेकिन निर्गत हमारी कम है, तो वो क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे आगत क्या है, निर्गत से ज़्यादा है। फिर आता है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी वक्र की आकृतियाँ, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट की आकृतियाँ कैसी होती है। तो टीपी वक्र का पूछ ले आपको कि वक्र कैसे बनता है, तो यहाँ पे आपको ऐसे बताना है, यहाँ पे श्रम लिखना है, यहाँ पे उत्पाद को दर्शाना है, और ये टोटल प्रोडक्ट है वो जो मूल बिंदु से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ऐसे कर्व की तरह ऐसे यहाँ पे बनता है टोटल प्रोडक्ट। फिर आता है मार्जिनल प्रोडक्ट और
एवरेज प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो यहाँ पे श्रम लिखना है एक्स अक्ष पर और यहाँ पे उत्पाद वाई अक्ष पर। फिर आपको यहाँ पे एपी यहाँ पे ऐसे बनता है और एमपी इसको यहाँ से ऊपर से काटते हुए एमपी ऊपर से एक्स अक्ष ऊपर से एपी को काटता है, एमपी बराबर एपी। इस बिंदु पर एमपी और एपी क्या होते हैं, बराबर होते हैं और यहाँ पर एपी जो होता है वो अधिकतम होता है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एमपी और एपी वक्र जो होते हैं वो दोनों ही उल्टे यू आकृति के होते हैं और जो टीपी होता है वो धनात्मक प्रवणता वाला वक्र होता है। फिर आता हमारा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अब हमारा उत्पादन का सारा काम हो गया है, अब हमारी कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लागत, यानी कि हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी लागत, कॉस्ट। तो अल्पकालीन लागत यानी कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या है, तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता अतः वह स्थिर होते हैं। ये वही बात है अल्पकालीन वाली कि इसमें कुछ कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है अतः वे क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं ला सकते। जैसे कि कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक फर्म अल्पकाल में स्थिर कारकों की जो लागत वहन करती है उसे हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। इसे पूरक लागत भी कहा जाता है, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी। फिर आता है कुल परिवर्ती लागत यानी कि टीवीसी। एक फर्म इन परिवर्ती आगतों को प्रयोग करने की जो लागत वहन करती है वह कुल परिवर्ती लागत कहलाती है। यानी कि आगतों को प्रयोग करने की जो लागत आती है उसे हम वहन करती है, तो वो क्या है, परिवर्ती लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जिसमें हम वेरिएबल क्या है, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन करके जो हमारी कॉस्ट आती है उसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आती है टोटल लागत, कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट। अल्पकाल में कुछ स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत के योग को हम क्या कह देते हैं, कुल लागत कह देते हैं। यहाँ पे तीनों को फॉर्मूले दिए गए हैं। टोटल कॉस्ट बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट माइनस टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे हमारी ये तीन फॉर्मूले हैं और इन तीनों के यहाँ पे ग्राफ दर्शाए गए हैं। यहाँ पे निर्गत लिखना है, यहाँ पे लागत लिखना है। टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड रहती है तो समस्तरीय सीधी रेखा होती है। समस्तरीय ऐसे पूछा जा सकता है कि समस्तरीय सीधी रेखा वाला वक्र कौन सा है, तो टीएफसी है। जैसे कि इसको हम ऐसे दर्शाते हैं टीएफसी यानी कि ये फिक्स्ड है, बदलती नहीं है तो सीधी रेखा होगी। फिर आता है निर्गत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें परिवर्तन होता है, ये मूल बिंदु से स्टार्ट होता है और ये ऐसे जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर ये हमारा ये टीएफसी हो गया, ये टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टीसी हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इसका कर्व ऐसे टोटल कॉस्ट से स्टार्ट होता है। फिर आता है अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकाल में औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्ती लागत के योग को हम क्या कहते हैं, औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट कह देते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है ये। और एवरेज कॉस्ट बराबर कुल लागत बटे क्यू, टीसी बटे क्यू करके हम निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर हमारा आता है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत में निर्गत की इकाइयों का भाग देने से प्राप्त इकाई लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले को ही इस अर्थ में लिखा हुआ है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का निर्गत में भाग देने से जो हमारे पास आता है वो क्या है, प्राप्त इकाई क्या है, औसत स्थिर लागत है। यहाँ पे टीएफसी मतलब कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और क्यू क्या है, निर्गत की इकाइयों की संख्या। फिर आता है औसत परिवर्ती लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कुल परिवर्ती लागत में निर्गत की इकाइयों का भाग देने से प्राप्त प्रति इकाई लागत को औसत परिवर्ती लागत कहते हैं, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे क्यू यानी कि कुल परिवर्ती लागत बटे निर्गत। यहाँ पे तीनों का यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। जैसे कि एवरेज कॉस्ट का ग्राफ यू आकार का बनता है, और जो हमारा एएफसी है यानी कि जिसे हम आयताकार अतिपरवलय वक्र भी कहते हैं, वो हमारा इस तरीके से बनता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। और जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाला है वक्र, वो हमारा इस तरीके से बनता है यू आकार में।
फिर आता है अल्पकालीन सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। जहां पर भी आपको सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट होती है तो वो क्या है, कुल लागत में जो भी परिवर्तन होता है उसके कारण ही जो हमारा जो फर्क आएगा वो किस में आएगा, मार्जिनल कॉस्ट में आएगा। तो सीमांत लागत का फॉर्मूला क्या है, कुल लागत में परिवर्तन बटे निर्गत में परिवर्तन यानी कि डेल्टा टीसी बटे डेल्टा क्यू। इसका एक और फॉर्मूला है एमसीएन बराबर टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। यहाँ पे इसके ग्राफ बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बार साथ में बनाया हुआ है फिर अलग अलग बनाए हुए। यहाँ पे ये हमारा है एसी वक्र यू आकार का, ऊपर दिखाया था मैंने आपको, और ये हमारा एबीसी वक्र, ये भी इस तरीके से बन रहा है। फिर इनको काटते हुए ये हमारी एमसी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो यहाँ से जाती है। यहाँ पे ये हमारा क्वांटिटी क्या है, निर्गत क्या हो रही है, पी पर ये इतनी हो रही है और एस पर इतनी हो रही है। यहाँ पर एमसी वक्र कैसे बनता है, इस तरीके से, और यहाँ पर है एसी वक्र और एमसी वक्र का अलग से ग्राफ बनाया हुआ है, और यहाँ पर एबीसी और एमसी, और एमसी जो होती है वो एसी और एबीसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। फिर आता है हमारा दीर्घकालीन लागत, सभी आगत परिवर्त होते हैं, यानी कि इसमें हम सभी आगतों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में हम केवल एक स्थिर जो एक परिवर्ती कारक होता है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और बाकी सब में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो कुल लागत में निर्गत की इकाइयों का भाग देने से प्राप्त इकाई लागत को दीर्घकालीन औसत लागत कहते हैं। यानी दीर्घकालीन औसत लागत का फॉर्मूला क्या है, कुल लागत बटे क्यू, एलएससी बराबर टीसी बटे क्यू, यानी टोटल कॉस्ट बटे निर्गत। फिर आता है दीर्घकालीन सीमांत लागत, एलएमसी यानी कि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। दीर्घकालीन सीमांत लागत कुल लागत में वह परिवर्तन है जो प्राप्त इकाई निर्गत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आया तो परिवर्तन शब्द का यूज होता है। तो एलएमसी बराबर डेल्टा टीसी बटे डेल्टा क्यू, यानी कि कुल लागत में परिवर्तन बटे कुल निर्गत में परिवर्तन। फिर आता है एलएमसी, टीसी, इसका फॉर्मूला टीसीएन माइनस 1 भी है। यहाँ पे निर्गत एक्स अक्ष पर निर्गत दिखाएंगे और वाई अक्ष पर लागत दिखाएंगे, और यहाँ पे है एलएसी यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, और ये है एलएमसी यानी कि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर ये दोनों बिंदु, यहाँ इस बिंदु पर क्या होता है कि एमसी मार्जिनल कॉस्ट एसी से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज जो कॉस्ट है उसका यहाँ पे ऊपर है ग्राफ और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का नीचे है। फिर यहाँ पे एलएमसी है, एलएमसी का ग्राफ ऊंचा जा रहा है और जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पे नीचे आ रही है, तो यहाँ पे इसको ऐसे दर्शाएंगे। और जहाँ पर ये दोनों काटते हैं वहाँ पर एमसी बराबर एसी, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एसी यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।